पिछले वीडियो में हमने वेलेजली को किया था। आज हम उसके आगे करेंगे। वेलेजली के बाद एक बार फिर से कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया 1805 में। लेकिन कॉर्नवालिस कुछ ही समय बाद कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई और यहीं पे उनकी समाधि है गाजीपुर जिले में। तो कुछ समय बाद कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई। अब 1805 में ही अगला जो बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया वो आया बार्लो। बार्लो ये 1807 तक गवर्नर जनरल रहा। इसके संबंध में कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। बार्लो के बाद 1807 से 1813 तक गवर्नर जनरल बन के आया मिंटो फर्स्ट। तो मिंटो फर्स्ट के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। मिंटो फर्स्ट के बारे में इसके समय की जो घटनाएं हैं, मिंटो फर्स्ट के समय एक तो 1809 में एक संधि हुई, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि ये रणजीत सिंह और मिंटो फर्स्ट के बीच हुई थी, या रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई। अमृतसर की जो संधि हुई इसके पीछे कारण ये था कि इस समय तक एक तो अंग्रेजों का राज्य उत्तर भारत में काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैल गया था, दूसरी तरफ रणजीत सिंह ने एक बड़ा सिख राज्य कायम कर लिया था। तो अब अंग्रेजों की सीमा और जो सिख राज्य की सीमा थी आपस में टकरा रही थी और इस समय रणजीत सिंह काफ़ी ताकतवर भी थे। तो अंग्रेज रणजीत सिंह से इस समय समझौता करना चाहते थे, इस समय किसी युद्ध में उलझना नहीं चाहते थे। दूसरी एक चीज़ और थी कि रणजीत सिंह के बने रहने का ये फायदा था अंग्रेजों को कि रणजीत सिंह का मित्र था अफगानिस्तान का जो शासक था उस समय शाह शुजा। शाह शुजा ये अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था। तो इसलिए भी अंग्रेज ये चाहते थे कि अंग्रेजों और अफगानिस्तान के बीच में पंजाब राज्य बना रहे ताकि अफगानिस्तान पे सिख नियंत्रण किए रहें। अफगानिस्तान में अंग्रेजों के ये हित थे कि वहाँ रूस की पैठ बढ़ती जा रही थी। तो अंग्रेज चाहते थे कि रूस का महत्व अफगानिस्तान में न बढ़ने पाए। तो ये भी कारण था कि अभी रणजीत सिंह से उलझना नहीं चाहते थे अंग्रेज। 1809 में अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि, ये संधि करने के लिए चार्ल्स मेटकाफ को भेजा था मिंटो फर्स्ट ने, और इस संधि के तहत ये तय हुआ सतलज नदी को रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच सीमा मान लिया गया। और ये था इसमें कि रणजीत सिंह पूर्व की तरफ विस्तार नहीं करेंगे। तो सतलज नदी को सीमा मान लिया गया, पूर्व की तरफ विस्तार नहीं करेंगे, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ विस्तार कर सकते थे रणजीत सिंह। तो इस तरीके से सिखों और अंग्रेजों में एक समझौता हो गया और इस समझौते के बाद आगे तक शांति भी बनी रही। मिंटो फर्स्ट के समय ही इसके मतलब इसके वापस जाने के अंत तक 1813 का चार्टर एक्ट भी आया। तो 1813 का चार्टर एक्ट अब हम करेंगे। 1813 का जो चार्टर एक्ट है इस पे एक तो नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल सिस्टम का प्रभाव पड़ा और इसके ऊपर जो एडम स्मिथ की पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशंस, इसका भी प्रभाव दिखाई देता है। 1813 की चार्टर एक्ट पर नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल सिस्टम का ये प्रभाव पड़ा कि जो भारत में व्यापार होता था तो भारतीय व्यापार पर एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके अलावा 1750 के बाद जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति घटी, तो औद्योगिक क्रांति के बाद बहुत सारे व्यापारी ब्रिटेन में हो गए, बहुत सारे उद्योग पनपे, बहुत सारे व्यापारी भी हो गए। अब ये व्यापारी जो थे ये अपना माल यूरोप में बेचते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से एकाधिकार था भारत के व्यापार पर। इसीलिए ब्रिटेन को संसार का कारखाना भी कहा जाता था। लेकिन एक घटना हुई इस समय कि 1806 में जब नेपोलियन फ्रांस का शासक बन गया और नेपोलियन ने लगभग पूरे यूरोप पे कब्जा किया, या तो उसके मित्र थे यूरोप में या तो उसके अधीनता में थे यूरोप के शासक। लेकिन ट्रेफेलगर का एक युद्ध हुआ था और ट्रेफेलगर के युद्ध में ब्रिटेन से पराजित हो गया नेपोलियन। तो नेपोलियन ब्रिटेन को पराजित नहीं कर पाया और नेपोलियन को ये क्लियर हो गया था कि ब्रिटेन को नौसैनिक युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता। अब नेपोलियन को ये लगा कि ब्रिटेन बनियों का देश है,
तो अगर इसके व्यापार को ही समाप्त कर दिया जाए, इसके व्यापार को ही रोक दिया जाए, तो ब्रिटेन फ्रांस के कदमों में आ जाएगा। तो यही कारण था कि इसने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की, कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू किया। तो जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है, इसको व्यापार बहिष्कार नीति भी कहा जाता है। इसके तहत नेपोलियन ने ये किया कि यूरोप के जितने भी देश थे उनसे ये कहा कि कोई भी ब्रिटेन से माल नहीं खरीदेगा, कोई भी ब्रिटेन से व्यापार नहीं करेगा, और पूरी तरीके से ब्रिटेन से जो माल की आवाजाही थी उस पर रोक लगा दी नेपोलियन ने। और नेपोलियन ने पूरे समुद्र तटीय इलाकों पर नाकाबंदी कर दी। तो इस तरीके से जो ब्रिटेन से व्यापार होता था, जो ब्रिटेन के व्यापारी अपना माल लाके यूरोप में बेचते थे, वो व्यापार पूरी तरीके से बंद हो गया। अब जब ये व्यापार बंद हो गया तो ब्रिटेन में फैक्ट्रियां बंद होने लगी। ब्रिटेन में फैक्ट्रियां बंद होने लगी, व्यापारी तबाह हो गए। व्यापारी जब फैक्ट्रियां बंद होने लगी तो लोग भी बेरोजगार होने लगे। तब यहाँ के व्यापारियों ने ब्रिटिश संसद पर दबाव बनाया कि भारत का व्यापार उनके लिए भी खोल दिया जाए और मुक्त व्यापार की शुरुआत की जाए। केवल भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार न बना रहे। तो ये जो दबाव था इन व्यापारियों का, तो यही कारण बना 1813 के चार्टर एक्ट का। 1813 के चार्टर एक्ट में इसीलिए मुक्त व्यापार की शुरुआत भी की गई। दूसरा एक और प्रभाव था एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस का। वेल्थ ऑफ नेशंस ये 1776 में इनकी पुस्तक आ चुकी थी, और वेल्थ ऑफ नेशंस में लेजर्स फेयर की नीति का समर्थन किया गया था, मुक्त व्यापार की नीति का समर्थन किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, व्यापार को फ्री छोड़ देना चाहिए, आबाद गति से होने देना चाहिए। और इस पुस्तक में यह भी कहा गया था कि जो सप्लाई होती है वो अपनी डिमांड को खुद ही क्रिएट कर लेती है। तो जब 1813 का चार्टर एक्ट आना था तो ये भी एक समस्या थी कि अगर सारे व्यापारियों के लिए भारत का व्यापार खोल दिया जाएगा तो एक समस्या ये भी आएगी कि इतना माल अगर भारत में आएगा तो उसको खरीदेगा कौन। लेकिन वेल्थ ऑफ नेशंस में ये कहा गया था कि जो सप्लाई है वो डिमांड को खुद ही क्रिएट कर लेती है। तो इसका भी प्रभाव था इस चार्टर एक्ट पर। अब 1813 के चार्टर एक्ट में प्रावधान क्या थे? तो 1813 के चार्टर एक्ट में एक तो ये किया गया कि मुक्त व्यापार की शुरुआत की गई और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। हालांकि चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उस पर इनका एकाधिकार बना रहा। तो सारे व्यापारियों के लिए भारत का व्यापार खोल दिया गया। इसके अलावा भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था भी की गई, और पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने ये माना कि भारतीयों को शिक्षित करना उनका उत्तरदायित्व है। इसके अलावा इसी चार्टर एक्ट द्वारा ये भी किया गया कि जो ईसाई मिशनरियां थीं उनको भी धर्म प्रचार प्रसार की छूट दे दी गई। तो इस तरीके से ये 1813 का चार्टर एक्ट है। अब 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसमें अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि एक तो मुक्त व्यापार की शुरुआत की अंग्रेजों ने, दूसरी तरफ शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था कर रहे हैं, और ईसाई मिशनरियों को भी धर्म प्रचार प्रसार की छूट दे रहे हैं। तो इसके पीछे संभवतः उनका उद्देश्य ये था कि जब मुक्त व्यापार की शुरुआत होगी भारत में, बहुत बड़े पैमाने पे अगर अंग्रेजी वस्तुएं आएंगी तो उसका उपभोक्ता वर्ग भी चाहिए। तो जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग होगा, जो पढ़ा लिखा वर्ग होगा वो उस माल का एक तो उपभोक्ता होगा, दूसरी चीज की इनको बड़े पैमाने पे क्लर्क की आवश्यकता थी, तो कंपनी के प्रशासन को चलाने के लिए क्लर्क भी मिल जाते, और दूसरी तरफ इनके माल का एक उपभोक्ता वर्ग भी तैयार हो जाता। दूसरी चीज की ईसाई मिशनरियों को जो धर्म प्रचार प्रसार की छूट दी गई, तो उसके पीछे भी यही उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर किसी धर्म को अपनाएंगे, ईसाई धर्म को अपनाएंगे, तो जब धर्म को अपनाता है व्यक्ति तो कहीं ना कहीं उस संस्कृति से भी प्रभावित होता है। तो वो लोग जो ईसाई धर्म से प्रभावित होंगे या ईसाई धर्म को अपनाएंगे तो वो भी ब्रिटिश माल के उपभोक्ता होंगे। तो संभवतः इन सारे सुधारों के पीछे ये उद्देश्य रहा होगा अंग्रेजों का। तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। अब हम करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स को। लॉर्ड हेस्टिंग्स ये 1813 से 1823 तक
ये लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया। अब इसके समय की जो घटनाएं हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय एक तो प्रथम जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, तो इसके समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। ये युद्ध 1814 से 16 तक ये युद्ध हुआ और इसमें नेपाली पराजित हुए और बाद में 1816 में सगौली की संधि हुई। और सगौली की जो संधि हुई, इस सगौली की संधि के तहत अंग्रेजों को बहुत सारे क्षेत्र प्राप्त हुए, जैसे कुमाऊं और गढ़वाल वाले जो क्षेत्र हैं इधर, वो अंग्रेजों को सगौली की संधि के तहत ही प्राप्त हुए। इसके अलावा भविष्य के लिए एक विश्वस्त सैनिक प्राप्त हो गए गोरखों के रूप में अंग्रेजों को, तो ये सगौली की संधि का फायदा हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है, इसका कारण था पिंडारियों का दमन। पहले हम जानेंगे कि पिंडारी लोग कौन थे। ये मान्यता प्राप्त लुटेरे होते थे और ये जब मराठा सेनाएं युद्ध करने जाती थीं तो इनके साथ वॉलेंट्री सैनिकों के रूप में जाते थे ये युद्ध करने। इनको वेतन नहीं देना होता था और जो लूट में ये जो युद्ध में लूटते थे वो इनका हो जाता था। ये पिंडारी इनका नाम इसलिए पड़ा कि ये कहा जाता है कि ये खमीरा, एक शराब एक होती थी, उसका इस्तेमाल करते थे और इसी को पिंड कहा जाता था, तो इसी से इनका नाम पिंडारी पड़ गया। पिंडारी जो थे, इसमें ये नहीं है कि कोई ये विशेष कोई जाति या धर्म के लोग थे, इसमें अलग अलग धर्मों के लोग शामिल थे। जो भी बेरोजगार होता था वो पिंडारियों के दल में शामिल हो जाता था और इनका बहुत ज़्यादा सम्मान भी था। ये जब मराठा सेना के साथ चलते थे तो इनकी सेना अलग चलती थी। इनको एक सुनहरा झंडा भी दिया था मल्हारराव होलकर ने। तो इस तरीके से इनकी आजीविका पूरी तरीके से इन युद्धों पे ही निर्भर थी। लेकिन जब बेलेजली के समय मराठों ने सहायक संधि कर ली तो युद्ध बंद हो गए और युद्ध बंद हो गए तो पिंडारियों का धंधा भी बंद हो गया। दूसरी तरफ मराठों ने जो सहायक संधि थी, इसमें एक ये भी शर्त थी कि युद्ध और संधि बिना अंग्रेजों के पूछे कोई नहीं करेगा। तो युद्ध जब बंद हो गए तो मराठों ने अपनी सेना में भी छटनी की। अब ये जो बेरोजगार सैनिक थे ये भी पिंडारियों के दल में शामिल हो गए, तो पिंडारियों का दल तो बड़ा हो गया लेकिन इनकी आजीविका छिन गई। तो अब पिंडारी अंग्रेजी क्षेत्रों में लूटपाट करने लगे और ये अंग्रेजी क्षेत्रों में लूटपाट करके ये फिर से मराठा क्षेत्रों में चले आते थे। मराठा क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण इसलिए नहीं करते थे क्योंकि इनको ये लगता था कि भाई पेशवा नाराज हो जाएगा, पेशवा को लगेगा कि उसकी संप्रभुता का हनन है। तो इस तरीके से ये अंग्रेजी क्षेत्रों में लूटपाट करने लगे, उन क्षेत्रों में लूटपाट करने लगे जो सहायक सेना के खर्च के एवज में मराठों ने अंग्रेजों को दिए थे। जब लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन के आया तो उसने इस समस्या के समाधान के लिए इसने थॉमस हिंचलोव को नियुक्त किया और 1817 में इसने थॉमस हिंचलोव को सीधे आदेश दिया कि ये मराठा क्षेत्र में घुस के और पिंडारियों का दमन कर दे। थॉमस हिंचलोव मराठा क्षेत्रों में घुस गया और इसने बुरी तरीके से पिंडारियों का दमन कर दिया। इनके जो नेता थे, इनके 3 नेता थे, एक तो चीतू, वासिल मोहम्मद और करीम खां। तो वासिल मोहम्मद ने तो आपने हत्या कर ली थी, ये जेल में बंद था, वहीं आपने हत्या कर ली। करीम खां को एक छोटी सी जागीर दे दी गई थी और चीतू को कहा जाता है कि ये जंगल की तरफ भाग गया और इसको शेर खा गया। तो इस तरीके से पिंडारियों का दमन कर दिया अंग्रेजों ने। लेकिन पिंडारियों का जो दमन किया उसमें सेनाएं मराठा क्षेत्र में घुसी अंग्रेजों की, इससे पेशवा नाराज हो गया और यही पिंडारियों का जो दमन है, यही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में परिवर्तित हो गया। तो यही कारण बन गया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में 1818 में पेशवा पराजित हो गया। बाद में हम देखेंगे कि चाहे सिंधिया हो, होलकर हो, ये सारे भी पराजित हो गए। और जब पेशवा पराजित हो गया अंतिम तौर पे, तो पेशवा को अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया और पेशवा को पेंशन दे दी गई। तो बाजीराव द्वितीय को बिठूर भेज दिया गया, इनको पेंशन दे दी गई। और एक शिवाजी के वंशज थे प्रताप सिंह, तो प्रताप सिंह को सतारा की गद्दी पर बिठा दिया गया। तो इस तरीके से ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में
मराठे पूरी तरीके से पराजित हो गए। इस तरीके से ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय की घटनाएं रहीं ये सारी। आगे के वीडियो में हम एमहर्स्ट और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में जानेंगे।